नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। बात करेंगे दारियल इशू में। तीन जगहों पर जो चुनाव आज संपन्न हुए हैं, असम, केरल और पुडुचेरी यूटी पर, जहां सिंगल फेज में मतदान आज हुआ है। 296 सीटों पर लोकतंत्र का यह महापर्व, और वोटिंग भी जबरदस्त। कहीं विकास बनाम बदलाव, कहीं पहचान बनाम राजनीति, तो कहीं नेतृत्व बनाम एंटी इनकम्पेंसी की सीधी टक्कर। तो क्या जनता पुराने चेहरों पर भरोसा जताएगी या बदलाव का बिगुल बजेगा? यही जानेंगे आज हम। इससे खास बहस में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उनसे भी इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशीष हांडा है हमारे साथ, भाजपा से नेता, और इकबाल दादा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और कीमती समय साझा करने के लिए अपना हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। डॉक्टर आशीष हांडा जी, बात मैं आपसे वही पूछूंगा कि असम, क्या इस बार दोबारा तीसरी बार सरकार बनेगी? किन मुद्दों के लिए ये जनता आपको वोट दे चुकी है? और दूसरा, केरला, क्या केरला में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, या इस बार भी एलडीएफ ही बाजी मारेगी? साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, सबसे पहले तो ये चुनाव आज जो एक महापर्व है, क्योंकि हिंदुस्तान में हम चुनाव अक्सर होते रहते हैं, तो हम इस चुनाव को हमेशा एक महापर्व कहते हैं, लोकतंत्र का महापर्व। उसकी आपको और अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को, दोनों को बधाई देता हूं। और दाद देता हूं कांग्रेस के बड़पोलेपन की, क्योंकि ना वो 3 में है ना 13 में है, लेकिन फिर भी शेख चिल्ली की बातें करना और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, उनकी आदत जो है वो जाती नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आज की डेट में क्या हालात है, तो बीजेपी की 15 राज्यों में सरकार है, एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस की कितनी राज्यों में, अपनी बारी में कमालुद्दीन जी बताएंगे। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो एनडीए जो है 70% ऑफ भारत के ऊपर आज भगवा लहरा चुका है। कांग्रेस कितने परसेंट पे है, कमालुद्दीन जी बताएंगे। दूसरी बात, आज जो है केरला में, असम में और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में इस समय मतदान चल रहा है। और मतदान की मैं जो लेटेस्ट अभी डाटा देख रहा था, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आपको भी मैं अपडेट कर दूं। 5 बजे का भी डाटा आ गया इलेक्शन कमीशन की साइट पे, जिसमें केरला में 75.2% वोटिंग हो चुकी है, असम में 84.4% वोटिंग हो चुकी है, और पौंडीचेरी में 86.9% वोटिंग हो चुकी है। तो मैं कहूंगा इस चुनाव में कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन ये सही मायने में जीत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसने इतने बढ़िया तरीके से लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए सुनियोजित तरीके से चुनाव को कराया, और इतनी अच्छी वोट परसेंटेज वोटिंग की लाने का प्रयास को सफल बनाया। तो जितने लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उंगली उठाते हैं, ये उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। तीसरी बात, जब हम बात करते हैं असम की, आपने खास तौर पे कही, क्योंकि वहां पे हमारे मित्र ने अभी ये कहा कि भाई जो वहां के सीएम हैं वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कहीं और ही भटक रहे हैं। तो जरा इनसे पूछिएगा कि उनकी बीवी के कितने पासपोर्ट हैं। ये चुनावी मुद्दा कैसे हो गया, जो कि 3 दिन पहले उठाया गया कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेरा जी द्वारा। चलिए, मुद्दा उठाना विपक्ष का काम है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब आप कोई मुद्दा उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, और फिर कोई टीम इन्वेस्टिगेशन करने आपके पास पहुंचती है, तो आप उसको दस्तावेज दस्तावेज देने की बजाय, आप उस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने की बजाय, आप दौड़े दौड़े भागे भागे से भगोड़े बन के वहां से दुम दुबा के भाग रहे हैं। गजब किस्म के बब्बर शेर हैं ये राहुल गांधी के, जो मुंह छुपा के भागते फिर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से मैं पुलिस से भाग जाऊं। अरे पुलिस का सामना कीजिए, इन्वेस्टिगेशन में मदद कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी जी। होने में मदद कीजिए। और फिर ये किस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो असम की जनता के लिए अपशब्द कहते हैं और फिर उसके लिए माफिया मांगते हैं। भाई इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति सोच समझ के बोलेगा या कुछ भी अनारगल बोलेगा? खैर एनी हाउ, ये उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी कार्यप्रणाली है। हम अगर बात करें, आपने कहा कि असम की जनता हमें दोबारा तीसरी बार क्यों चुने, तो मैं उसका आपको दर्शकों को जवाब दे देना चाहूंगा कि कांग्रेस को भी ये पता नहीं है, शायद इसलिए वो इस बार लड़ने की हमसे फिर से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गौरव गोगोई को वहां पे बना तो दिया, और गौरव गोगोई ने चौड़ा होके कह दिया कि भाई मैं 70 सीटें इस बार हम कांग्रेस के लाने जा रहे हैं। पता है पिछली बार कितनी आई थी? मात्र 29 सीटें आई थी 126 में से, और सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं। और जनता वहां की उनको वोट क्यों दे? बिल्कुल नहीं देगी।
क्योंकि जो जीडीपी स्टेट की होती है, जिसको जीएसडीपी कहते हैं, वो 13% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। पर कैपिटा इनकम असम की 58% बढ़ चुकी है। जो कोई भी सरकार बजट एलोकेटेड होता है उसको यूटिलाइज कर पाती है या नहीं, इससे पता चलता है सरकार अपने जो भी महत्वाकांक्षी उसके प्रोजेक्ट थे उनको धरातल पे लाई या नहीं। तो वो प्रोजेक्ट में बजट यूटिलाइजेशन असम सरकार की हेमंत बिश्व शर्मा जी की अध्यक्षता में 85% रही है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द होल कंट्री। इकोनॉमी इतनी अच्छी असम की हो गई है कि आज की डेट में असम की इकोनॉमी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमी के रूप में कहा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही 55,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे प्रपोजल वो अप्रूव हुए हैं, जिसमें रोड, रेलवे, ब्रिज, ये सब है। अगर हम पीस कीपिंग की बात करें, उल्फा के साथ हो, बोडा के साथ हो, करबी के साथ हो, सबके साथ पीस जी कीपिंग पैक्ट किए गए हैं। इनफिल्ट्रेशन को कंट्रोल किया गया है, इंसर्जेंसी को रोका गया है। हेल्थ में हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, यहां तक कि गुवाहाटी में अगर एम्स बनाना तक हो, वो हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार लेके आई है। कॉलेजेस बनाना हो या फिर यूनिवर्सिटीज बनाना हो, स्कॉलरशिप्स देना हो, हर जगह पे हेमंत बिश्व शर्मा जी की सरकार ने लोगों की महत्वाकांक्षाओं के, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए ये पूरी वजह दी है जनता को आसाम की कि वो क्यों इस बार तीसरी बार भी उनको ही चुने। और हमारा फायर ब्रांड नेता, जिसको ये सोचते थे कि ये पिद्दी के बिस्किट खिला के अपने काबू में कर लेंगे, वो पिद्दी के बिस्कुट खिलाने की आशंका रखने वाला आज जब असली बब्बर शेर बन के दहाड़ रहा है तो इनकी पतलूनें गीली होती दिखाई दे रही हैं। वो भारत की जनता देख रही है। आगे आगे आप जैसे मुझे टाइम देंगे, मैं केरला और पौंडीचेरी पे भी अपनी बात रखूंगा। जी, जो मेरे सवाल थे वो मेरे बनते हैं और डॉक्टर आशीष आंडा भी उसका जवाब देंगे। जी सर। जी कमालुद्दीन जी, उम्मीद करता हूं जिस संयम और मर्यादा से मैंने आपको सुना, वही संयम और मर्यादा आप भी मेरी बारी में दिखाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा करना मेरे लिए उचित रहेगा। जी साहिल जी, देखिएगा, हमारे मित्र कमालुद्दीन जी बहुत ही ज्ञानी हैं। बहुत इन्होंने इधर उधर की बातें करी। जिस मुद्दे पे आज डिबेट है उसको छोड़ के उन्होंने सारी बातें करी। ज्ञान ज्यादा है ना, तो क्या ज्यादा है तो थोड़ा बिखर जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा हम मुद्दे पे रह के अगर बात करें तो आज दो राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन है। ठीक है जी, इन्होंने कांग्रेस का गुणगान किया, बीजेपी का इन्होंने जमीन पे पटकने का काम किया। लेकिन जनता ने क्या किया? इन तीन में से दो में एनडीए की सरकार है, हमें पता है, असम में और पौंडीचेरी में। और एक में जो है वो आपको पता है सीपीआईएम की सरकार है, एलडीएफ के साथ जो है। तो यानी कांग्रेस कहां है? ना तीन में है ना 13 में है। इनका ना आगे कोई ना पीछे कोई, लेकिन लगे हैं हम सीएम कैंडिडेट उतार रहे हैं। इनके केरला के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जोसेफ नाम के, वो कहते हैं हम 100 सीटें लाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। 21 सीटें आई थी पिछली बार। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं ये? असम में ये उतार देते हैं इसको, गौरव गोगोई को बेचारे एमपी को एमएलए बना के उतार देते हैं कि शायद वही हमारा थोड़ा भला कर दे। और वो भी जोश में क्या कह जाते हैं, हम 70 सीटें लाने वाले हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, उसको सीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर देते हैं। भाई 21 सीटें, 29 सीटें तुम्हारी आ रही पिछली बार, इस बार शायद उतनी भी ना आए, तुम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। खैर नहीं आओ। फिर इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है जोड़ तोड़ करती है, फलाना करती है, डमकाना करती है। भैया, राजनीति में हो, राजनीति का अर्थ क्या होता है? राज करने की नीति बड़ा स्पष्ट है, संधि विच्छेद। लेकिन अनैतिक तरीके से किया क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया क्या, तुम्हारी तरह जबरदस्ती इमरजेंसी लगा बिल्कुल के बिल्कुल सरकारें बिल्कुल, हाँ, गिराई यही क्या? तो जवाब भारतीय है जनता बीच पार्टी। में नहीं। आप साहिल जी पूरा देखिए यार, ये तरीका नहीं है डिबेट का। अब आप पूरी कीजिए बात अपनी, डॉक्टर आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं तो क्यों पता है, ये बता पाएंगे तो बता दे। हाँ बताएंगे बताएंगे भी, आप अपना समय पे बोलिएगा। जी डॉक्टर आशीष जी। जी फिर जी फिर इन्होंने इल्जाम लगाया कि जो मोदी हैं वो जोड़ तोड़ करके, बीजेपी जो है जोड़ तोड़ करके सरकारें बना लेती है। अरे भैया, तुम्हें इतना नहीं पता तो मैं बता दूं, मोदी जो है ना दलों को हैक नहीं करते। मोदी जी जो मध्य है प्रदेश में क्या दिलों को किए थे? हैक करने के लिए मध्य जाने प्रदेश में जाते क्या किए हैं। थे? ये पूरी डिबेट को डिरेल करने का काम करते हैं ताकि सामने का फ्लो ब्रेक हो जाए। नहीं, ये आपको इनकी टैक्टिक्स है। सर मैं दोबारा जब करूंगा मिलते आपका, हैं ऐसे तो नहीं इस ऐसे नहीं ऐसे नहीं। फाउल गेम्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए
ये इल्जामबाजी जो इन्होंने शुरू कर दिया साहिल जी, असल में ये जो इलेक्शन कमीशन का, वीवीपैट का, और ये सीईसी का, जुडिशरी का, ईडी का, सीबीआई का, आर्मी का, डेमोक्रेसी का, स्पीकर का, सबके ऊपर इनका अविश्वास है। ये किसी पे विश्वास नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि इनकी विचारधारा वही है जो शुरू से कांग्रेस की थी। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। ना खाता ना बही, जो गांधी परिवार ने कहा बस वही है सही। इस विचारधारा से चलने वाले ये लोग, जो सोने की पालकी में जन्मे और चांदी के चम्मच से पानी पीने वाले लोग हैं, ये अभी से हार अपनी होते हुए देख के रुदाली के रोल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। रोना, कल्पना, पिट स्यापा डालना शुरू कर देते हैं। किसी ना किसी पे इल्जाम फोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको दिखाई दे रहा है कि भैया हमारी हार निश्चित है। और ये जो वोट परसेंटेज का बार बार रोना रो रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया, जिंदगी का एक ही नियम है, जो जीता वही सिकंदर। आप सीट में कन्वर्ट कर पाए क्या? जवाब है नहीं। अब वोट परसेंटेज को लेके उसका अचार बनाइए या उसका मुरब्बा बनाइए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप जीते नहीं तो आप सरकार बनाएंगे नहीं। और सबसे बड़ा फर्क, क्यों हम दोबारा पावर में आएंगे, हमें जनता क्यों चुनेगी? क्योंकि डबल इंजन सरकार की पावर लोग खुद देख रहे हैं कि आज अगर मैं 2 राज्यों और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं, तो असम में किस तरह की प्रोग्रेस और ग्रोथ हो रही है, मैंने अभी आपको उसका ब्यौरा दिया। पौंडीचेरी भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन वही अगर मैं केरला की बात करूं, जहां पे डबल इंजन सरकार नहीं है, जहां स्टेट और सेंटर के बीच में समन्वय नहीं है, तो वहां पे बदलाव क्यों होगा, यह भी आपकी जनता को जानना जरूरी है, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। इसलिए होगा क्योंकि केरला में हाई पब्लिक डेप्ट हो चुका है। 40% ऑफ जीएसडीपी जो है वो उनकी हो गई है, और इतनी ज्यादा बोरोइंग हो गई है सरकार की कि लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई चला गया है, जबकि वहां पे एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रही हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रही हैं। इसलिए लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास। रिपीटेड फ्लड्स जो 2018 से केरला में आ रही हैं, उसके लिए वो सरकार कुछ ना कर पाई है, अर्बन प्लानिंग भी नहीं कर पाई और डैम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाई। इसलिए सरकार का बदलना वहां जरूरी है। और सबसे बड़ी बात आप खुद समझिएगा, जब इतनी सारी वजहों के सामने एक जनता को एक ऑल्टरनेटिव दिख रहा है, आज का जो यूथ है, आज का जो पढ़ा लिखा जवान है, वो सिर्फ अपनी स्टेट को नहीं देखता, वो सेंटर को भी देखता है, वो मोदी के नेतृत्व को भी देखता है कि वो मोदी जी हैं जो इस समय विश्व गुरु के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, जो इस समय ईरान से भी बात कर सकते हैं, यूएस से भी कर सकते हैं, रशिया से भी कर सकते हैं, इजराइल से भी कर सकते हैं। वो जिनके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं कि मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं, वो जो आज भी स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारे जहाजों को और पानी, अपना तेल के और गैस के टैंकरों को एकदम मस्ती से निकाल के लेके आ रहे हैं, जो देख के पूरा विश्व अचंभित है। ये सब वो देख पा रहे हैं जो आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है, कि कहां राहुल गांधी, कहां मोदी जी, कोई मुकाबला है क्या? कहां कांग्रेस, कहां बीजेपी, कोई मुकाबला है क्या? तो कहीं हमारे आगे दूर दूर तक टिकते नहीं। इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। ये 400 से डबल डिजिट पे आ चुके हैं, और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो सिंगल डिजिट में आएंगे। और जो मोदी जी ने कहा था, ये पार्लियामेंट में विजिटर गैलरी में बैठे हुए हाथ हिलाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद को धूमिल किया है राहुल गांधी ने, बाहर विदेश में जाके अपनी देश का अपमान करके, अपनी डेमोक्रेसी पे लानतें भेज के, अपनी संवैधानिक एजेंसीज को कटघरे में खड़ा करके वो अपमानित करने का काम जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद को राहुल गांधी ने किया है, वो देख रही है देश की जनता, जिसका इनको अपने आप में भुगतान करना पड़ेगा। अरे ये बताओ, जनता आपको क्यों चुने? ये बताओ, बताना है तो कोई मुद्दे की बात करो, इधर उधर की कहानियां मत सुनाओ। जनता कांग्रेस को क्यों चुने? डॉक्टर आशीष सर, धन्यवाद। डॉक्टर आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अकवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप दोनों का हमारे